नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 16 भाग 13 तक देखा था। भाग 13 में मैंने आपको लाल ग्रंथियों के बारे में बताया था और अब हम भाग 14 में उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है अगला सहायक ग्रंथि, जो कि है यकृत। यकृत की संरचना और उसके बारे में समझेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भाग 13 में आपसे क्वेश्चन किए गए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है। तो पाचन तंत्र आहार नाल तथा सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तो पाचक ग्रंथियां 3 होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय। तीसरा मैंने आपसे क्वेश्चन किया था लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम क्या हैं। तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंभ और अधोजिह्वा ग्रंथि। चौथा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि लार में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो लार में 3 मुख्य चीज़ों के बारे में आप हमेशा याद रखेंगे। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं, जो कि सैलिवरी एमाइलेज भी कहा जाता है, जो भोजन में आए स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ये सब बातें आपको याद रखेंगे। लार में उपस्थित टाइलिन, जिसे सैलिवरी एमाइलेज भी कहते हैं, वो भोजन में आए स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। दूसरा, लार में लाइसोजाइम पाया जाता है जो भोजन में आए हुए जीवाणुओं को मार देता है। तीसरा, लार में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघट से पाए जाते हैं। फिर मैंने आपसे 5वां क्वेश्चन किया था कि कर्णपूर्व ग्रंथि से जो नलिका मुख गुहा में निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं स्टेनसन्स डक्ट। फिर आपसे 6वां क्वेश्चन किया था अधोजंभ ग्रंथि से जो नली मुख गुहा में निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे वार्टन्स नलिका कहते हैं, वार्टन्स डक्ट। फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि अधोजिह्वा से जो नली निकलती है मुख गुहा में उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं डक्ट्स ऑफ रिविनस, यानी रिविनस की नलिका। इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। आइए अब हम भाग 14 में जो आपका टॉपिक है उसे देखते हैं। लार ग्रंथि आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद दूसरा जो सहायक ग्रंथि आता है पाचन तंत्र में वो है यकृत। ये यकृत की संरचना बनाई गई है। सबसे पहले आपको संरचना में देखना है, ये है यकृत। यकृत 2 पालियों से मिलकर बना होता है। याद करते चलेंगे, समझते भी चलेंगे। यकृत 2 पालियों से मिलकर बना होता है। एक पाली ये देख रहे हैं और दूसरा पाली ये है। यकृत 2 पालिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? बाईं पाली और दाईं पाली, यानी लेफ्ट लोब और राइट लोब। इंग्लिश में इसे कहते हैं लोब, पाली यानी लोब। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर यकृत की संरचना को देखें तो यकृत किससे मिलकर बना होता है? यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। अगर आप यकृत की संरचना को देखेंगे जूम करके, अगर हम यहाँ पर यकृत को फिर से एक जगह बना देते हैं, अगर आप इतने पार्ट को और बड़ा करके देखें तो ये किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम यकृत पालिकाएं कहते हैं। और यही यकृत पालिका यानी हेपेटिक लोब्यूल यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसी संरचना होती है इनमें, सॉरी ऐसे ना बना के, ये आपको ये फिगर जो है हेपेटिक लोब्यूल यानी यकृत पालिका का, आगे आप जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब बताया जाएगा। अगर आप पूरे शरीर को देखें, यकृत के पूरे शरीर को, संपूर्ण सतह को, तो ये किससे मिलकर बना होता है? ऐसे ब्लॉक्स से मिलकर बने होते हैं। ये कोई कोशिका नहीं है, ये कोशिका से बड़ी संरचना है जिसे हम क्या कह रहे हैं? यकृत पालिका कहते हैं, ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल। अब इसमें आप देखेंगे तो ऐसे लाइनिंग्स होती हैं जिनमें ब्लड कैपिलरीज भी पाई जाती है, वेन्स भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इनमें एक प्रमुख प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम यकृत कोशिका कहते हैं, ठीक है। प्रमुख प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? यकृत कोशिका। यकृत कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं हेपेटिक सेल। अगर हेपेटिक कहीं भी आता है तो उसका मतलब होता है वो किससे रिलेटेड है? यकृत से रिलेटेड है, लीवर से। तो अभी याद क्या करना है आपको समझना है, याद करना है कि मनुष्य का यकृत 2 पालियों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? बाईं पाली और दाईं पाली। यकृत किससे मिलकर बना होता है? तो यकृत पालिकाओं
यानी हिपैटिक लोब्यूल से मिलकर बना होता है, यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है। देखिए ढेर सारे, ये भी एक यकृत पालिका है, ये भी यकृत पालिका है, ये भी यकृत पालिका है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी है। अब इन यकृत पालिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिन्हें हम यकृत कोशिका कहते हैं। इनसे किस चीज़ का स्राव होता है, तो इनसे पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव होता है, यानी बाइल जूस। अभी इनके बारे में बताया जाएगा, बाइल जूस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी आपको पहले याद करना है कि मनुष्य का यकृत, एक तो ये कि मनुष्य का यकृत पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आप देखें तो ये हमारे पूरे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड, वो है यकृत यानी लीवर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है सबसे छोटी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। इतना आपने जाना। अगर आप इसके वजन के बारे में देखेंगे तो सामान्य भार वाले वयस्क मनुष्य के शरीर में यकृत का वजन 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, मतलब लगभग 1.25 से 1.5 किलोग्राम तक का वजन होता है यकृत का। तो वो आपका अलग पॉइंट है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मन में याद भी रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या चीज़ें, कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा, इसका वजन कितना होता है, 1.25 से 1.5 किलोग्राम। अब हम यकृत की संरचना को देखेंगे। तो अभी आपने पढ़ा यकृत 2 पालियों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, बाईं पाली और दाईं पाली, लेफ्ट लोब और राइट लोब। देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बड़ा होता है साइज में, तो राइट लोब यानी इस साइड वाला जो भाग है यकृत का, वह बड़ा होता है। यकृत का निर्माण किससे होता है, तो यकृत किससे बना होता है, यकृत बना होता है यकृत पालिकाओं से। ये क्या है, यकृत पालिका, यकृत बना होता है यकृत पालिका से। यानी यकृत की संरचना किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सारे यकृत पालिकाओं से मिलकर पूरा यकृत बना होता है। बहुत सारी यकृत पालिकाओं से यकृत बना होता है। यानी यकृत की संरचना कौन बना रहा है, यकृत पालिका। अब इसकी संरचना भी बनाता है, और जितने भी कार्य होते हैं यकृत में, जो भी कार्य होते हैं यकृत के, अभी आगे बताए जाएंगे, ग्लूकोज का निर्माण या बहुत सारी चीज़ें, तो उन सभी कार्यों को भी कौन करता है, यकृत पालिका। इसीलिए कहा जाता है यकृत पालिका यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है कि यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो वो है यकृत पालिका। यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, यकृत पालिकाओं को, क्योंकि यकृत की संरचना बनाता है और साथ ही साथ यकृत में समस्त क्रियाओं को भी यही करता है। अब यकृत पालिका में क्या पाया जाता है, तो यकृत पालिका में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य क्या है, यकृत कोशिका, हेपेटिक सेल्स। इनका कार्य क्या है, यकृत कोशिका यहाँ पर पित्त रस का निर्माण करती हैं। पित्त रस आपको आगे बताया जाएगा। पित्त रस हमारे पाचन में बहुत सहायता करती हैं, भोजन के पाचन में भी सहायता करती हैं, और वसा के इमल्सीकरण में भी सहायता करती हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो कार्य में आएगा, आपको बताया जाएगा आगे। चलिए इतना आपने जाना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यकृत मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, पिट्यूटरी। दूसरा, हमारे वयस्क मनुष्य में इसका भार कितना होता है, तो 1.25 से 1.5 किलोग्राम लिखा हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यकृत 2 पालियों में विभक्त होता है, बाईं पाली और दाईं पाली, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। कौन सा बड़ा होता है, तो दाईं पाली यानी राइट लोब आकार में बड़ा होता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यकृत किससे मिलकर बना होता है, या यकृत की संरचनात्मक एवं एक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यकृत पालिका को कहते हैं। यकृत पालिका में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, यकृत कोशिका पाई जाती हैं, जो किसका निर्माण करती हैं, पित्त रस का निर्माण करती हैं। पित्त रस जो भोजन के पाचन में तथा वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो रट डालिए। आइए, आपने देखा यकृत की ये स्ट्रक्चर है, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर की जो ऐसे ऐसे गई हैं, ये सब नली है, उसे हम कहते हैं हेपेटिक डक्ट, हिंदी में कहते हैं यकृत नलिका। ये जो आप देख रहे हैं ना यकृत कोशिका, ये जो यकृत कोशिका यहाँ सब पाई जाती है ना, यकृत कोशिका,
ये यकृत कोशिका पित्तरस का निर्माण करती हैं और यही पित्तरस इन्हीं यकृत नलिकाओं से होते हुए यकृत नलिकाओं से होते हुए पित्तरस को बता रहे हैं। ये मान लीजिए यकृत कोशिका हैं, तो यकृत कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है? पित्तरस का। तो ये पित्तरस इन्हीं नलिकाओं से, कौन सी नलिका से? यकृत नलिका। यकृत नलिका से होते हुए कहाँ जाता है? ये जाता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर, जिसे हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यकृत एकदम भरा हुआ नहीं होता, ऐसे होता है, उसके नीचे खाली जगह होती है यकृत के, तो यहीं पर एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे हम पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, बार बार हम आपको याद दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, याद करते चलिए। यकृत पालिकाओं में यकृत कोशिका होती है जिनसे पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस यकृत नलिका से होते हुए पित्ताशय में जाकर सांद्रित और जमा होती हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेट होती रहती हैं और वहीं पर इकट्ठा होती रहती हैं। जब ज़रूरत होता है तभी निकलती हैं। अब पित्ताशय से जब ज़रूरत होगी तो पित्त किसके द्वारा आएगा? एक दूसरी नलिका जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। पित्ताशय से जो नलिका निकल के आती है उसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और सिस्टिक डक्ट और यकृत नलिका एक दूसरे से आपस में मिल जाते हैं। अब जो नली बनती है उसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है मूल पित्त वाहिनी, मूल पित्त वाहिनी, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिए, ये हो गया यकृत के बारे में, कहानी खत्म। अब इनके बारे में समझते हैं, ये क्या है? ये जो अभी आपको आगे बताया जाएगा, यकृत के बाद जो तीसरा सहायक ग्रंथि है पाचन में वो है अग्न्याशय। तो ये है अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज, अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज, ठीक है। ये जो अग्न्याशय है इनसे एक नली निकलती है, क्योंकि अग्न्याशय ग्रंथि है तो इनसे भी बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, वो एंजाइम्स भी पाचन में सहायक होते हैं। तो ये जो इनकी जो कोशिकाएं हैं उनसे जो भी रस निकलती है जिन्हें हम अग्न्याशयी रस कहते हैं, वो एक नली के माध्यम से, जो बना के रखे हैं ये नली, एक नली के माध्यम से छोटी आंत के ग्रहणी में खुलती है। ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, ड्यूडेनम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में ग्रहणी। छोटी आंत के ग्रहणी में खुलती है, उस नली को क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट, या इसे हिंदी में कहा जाता है अग्न्याशयी नलिका। अग्न्याशयी नलिका, पैनक्रियाटिक डक्ट, याद रखेंगे। अग्न्याशय से निकलने वाली नलिका को हम अग्न्याशयी नलिका कहते हैं, लेकिन रास्ते में ही अग्न्याशयी नलिका इस मूल पित्त वाहिनी से मिल जाती है। देख रहे हैं ना, मूल पित्त वाहिनी यहाँ से आई है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से आई है, दोनों मिलकर एक ही नली बनाती हैं। इस नली को कहा जाता है, दोनों के नाम पर रख दिया गया, हिपैटो मतलब यकृत से, मैंने अभी आपको बताया था कि हिपैटो शब्द कहीं पर भी आए, हिपैटिक, हिपैटो, तो ये सब यकृत से ही रिलेटेड होते हैं। तो हिपैटो जब आ गया शब्द यानी यकृत, पैनक्रियाटिक यानी अग्न्याशय, तो मतलब एक ऐसी नली जो पित्त रस को भी लेकर आ रही है और अग्न्याशयी रस को भी लेकर आ रही है, ऐसे नली को हम कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। इसे हिंदी में कहते हैं यकृत अग्न्याशयी नलिका, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट यहीं से बार बार क्वेश्चन हर साल नीट में आता है, तो एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद करते चलिए। एक बार फिर से हम पूरा प्रोसेस रिपीट कर देते हैं। यकृत पालिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें यकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। यकृत कोशिकाएं पित्तरस का स्राव करती हैं। ये पित्तरस यकृत नलिका द्वारा पित्ताशय में जाता है, वापस दूसरी नली से आता है, उस नली को कहते हैं सिस्टिक डक्ट,
और सिस्टिक डक्ट यानी पित्ताशय नलिका और मूल पित्त ये यकृत नलिका दोनों मिलकर एक अलग नली बनाती हैं, सिंगल नली बनाती हैं, जिसे हम मूल पित्त वाहिनी कहते हैं। मूल पित्त वाहिनी और अग्न्याशयी वाहिनी दोनों मिलकर एक सिंगल नली बनाती हैं, इसे हम कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ही कहाँ खुलता है? छोटी आंत के ग्रहणी में। समझ में आया? क्योंकि भोजन जो आ रहा है यहाँ से अमाशय से छोटी आंत में आया ना, तो इस भोजन में अग्न्याशयी रस भी घुल जाए और पित्त रस भी घुल जाए, इसलिए यहीं पर खुलता है ये नली। कोई डाउट है? क्लियर है सारी चीज़ें? यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फिगर को बना लीजिएगा, ये पॉइंट सारे लिख लीजिएगा। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है। यह 2 पालियों वाला होता है, बाईं पाली एवं दाईं पाली। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह यानी कॉर्ड्स की तरह ऐसे ऐसे लाइनिंग में कॉर्ड्स की तरह लगी होती हैं। प्रत्येक यकृत पालिका, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है। प्रत्येक यकृत पालिका को अगर आप देखेंगे, हर एक यकृत पालिका एक पतली संयोजी ऊतक द्वारा ढकी होती है। मान लीजिए ये रेड वाला जो दिखा रहे हैं ना, ये क्या है? एक पतली संयोजी ऊतक है, जिससे ये यकृत पालिका ढकी होती हैं। इसी परत को क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? तो ग्लिसन्स कैप्सूल यकृत में पाया जाता है। यकृत पालिका के ऊपर एक संयोजी ऊतक की परत होती है, जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, पित्त रस। यकृत नलिका से होते हुए पतली पेशीय यकृत नलिका से होते हुए यह पित्त रस यकृत नलिका से होते हुए एक पेशीय थैली, जिसे हम पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर कहते हैं, में सांद्रित एवं जमा होता है। पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। पित्ताशयी नलिका एवं अग्न्याशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्न्याशयी वाहिनी यानी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा ग्रहणी में खुलती है, जो ऑडी अवरोधनी से नियंत्रित होती हैं। अब इसको समझिएगा। हमने बताया ना कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीक्रेट ना हो, उसके लिए क्या होता है? हर जगह दरवाजे लगे होते हैं, तो यहाँ पर भी दरवाज़ा है। ये जो है ना हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलता है? ग्रहणी में, ड्यूडेनम में। ये है ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम में खुलता है, तो यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा है। ये तभी दरवाज़ा खुलेगा जब इस रस की आवश्यकता होती है। इसी अवरोधनी, इसी कपाट को क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इसी अवरोधनी को क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इसी दरवाजे, इसी कपाट को क्या कहा जाता है? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ऑडी गाड़ी नहीं, मत सोचिए कि ऑडी वाली गाड़ी, कार नहीं, ऑडी वाली। ये एक दरवाज़ा है जो किसको रेगुलेट करता है? पैनक्रियाटिक और बाइल डक्ट के कॉमन डक्ट को, कि कब खुलना है कब नहीं। बस ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट यकृत के बारे में। सारी चीज़ें आप याद करिए, बार बार समझिए, जो नहीं समझ में आता फिर से उसे समझिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको पढ़ना है एक ऐसे स्तर पर जहाँ पर आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि आपको इन्हीं सब के बारे में आपको फ्यूचर में भी पढ़ना है। अपने शरीर से रिलेटेड है तो क्यों ना पढ़ा जाए, अच्छी तरीके से पढ़िए सारी चीज़ें। जब जॉइंटिस होती है पीलिया, उसमें यही जो यकृत है संक्रमित हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जॉइंटिस हो जाती है। बताएंगे आगे कि क्या होता है उसमें। फिलहाल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे पहले हम कंसंट्रेट करते हैं। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो ये कि यकृत की, पहले तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि हम मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। ठीक, ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? आपने अभी पढ़ा, आप आंसर दे भी सकते हैं। यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को यकृत पालिका यानी हिपैटिक लोब्यूल्स कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये कि ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? तो ग्लिसन्स कैप्सूल यकृत में पाया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि पित्ताशय से जो नली निकलती है उस नली का नाम क्या है? तो पित्ताशय से जो नली निकलती है उसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं।
सिस्टिक डक्ट, इसका कोई हिंदी नहीं है, आपको इंग्लिश में ही याद करना होगा, सिस्टिक डक्ट या सिस्टिक वाहिनी। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये कि यकृत कोशिका से पित्त रस को पित्ताशय में कौन सी नली लाती है, तो वो है यकृत नलिका। फिर क्वेश्चंस बनता है कि यकृत नलिका और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलकर एक नली बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मूल पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मूल पित्त वाहिनी और अग्न्याशयी वाहिनी दोनों मिलकर एक नली बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यकृत अग्न्याशयी नलिका, हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट। लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी या ऑडी अवरोधनी कहाँ पाया जाता है, तो ऑडी अवरोधनी कहाँ पाया जाता है, हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट के पास, जो ग्रहणी में उसके खुलने बंद होने में नियंत्रित करता है। बस ये हो गया यकृत का संरचना। अब हम यकृत के कार्य को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यकृत के कार्य, इतना पॉइंट लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए। अब हम देखेंगे यकृत का कार्य। यकृत का कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके कार्य बहुत ज़्यादा होते भी हैं। विटामिन का भी संश्लेषण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकृत के कार्य, आप हेडिंग डालेंगे यकृत के कार्य। सबसे पहला पित्त रस का स्राव, पित्त रस का स्राव। यकृत किस रस का स्राव करता है, तो पित्त रस का स्राव करता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पित्त रस का स्राव कौन करता है, यकृत, लीवर। यकृत कोशिकाएं यानी हिपैटिक सेल्स हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव, इनका जो पीएच होता है वो लगभग होता है 7.6 to 7.7 पीएच। ये भी पूछा जाता है कि पित्त रस का पीएच कितना होता है, तो पित्त रस का पीएच होता है 7.6 to 7.7 पीएच। तो यकृत कोशिकाएं हरे पीले रंग का द्रव स्रावित करती हैं, जिसे पित्त रस कहा जाता है, पित्त रस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो पित्त रस में पित्तवर्णक, जिसे हम बाइल पिगमेंट कहते हैं, बाइल पिगमेंट। कौन कौन से बाइल पिगमेंट, 2 बाइल पिगमेंट होते हैं, एक बिलीरुबिन और दूसरा बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। कॉमा पित्त लवण, से इंग्लिश में कहते हैं बाइल सॉल्ट्स, कॉमा कोलेस्ट्रॉल व लेसिथिन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यकृत का जो मुख्य कार्य जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि पित्त रस का श्रावण करता है। ये पित्त क्या है, तो पित्त हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.6 से 7.7 होता है। इसे हम पित्त रस कहते हैं। पित्त रस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो जो मुख्य हैं वो आपको एकदम रटा होना चाहिए। पित्त रस का में क्या पाया जाता है, सब याद करना है। पित्त रस में पित्तवर्णक पाया जाता है। पित्तवर्णक यानी जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पित्त के। कौन कौन से, 2, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। दूसरा क्या पाया जाता है, पित्त लवण पाया जाता है।
तीसरा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, चौथा लेसिथिन पाया जाता है। जब जॉइंटिस होती है, आपने देखा होगा तो डॉक्टर एक जांच लिखवाते हैं, उस जांच में बिलिरुबिन की मात्रा ही देखी जाती है कि बिलिरुबिन कितना है। तो बिलिरुबिन ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड में लगभग आपका 0.1% ही या 0.1 से कम ही होना चाहिए। लेकिन जब जॉन्डिस होती है, पीलिया रोग होता है, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 3 से 4%, कभी कभी 8 से 9% भी बढ़ जाता है। तो उसी कंडीशन में, चूँकि ये वर्णक है ना, पीले रंग का वर्णक है, तो जब इसकी मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाती है तो हमारा पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, पीले रंग का दिखने लगता है, क्योंकि ये पीले रंग का वर्णक है बिलिरुबिन। इसी की जांच कराई जाती है कि कितना परसेंटेज है, और इस कंडीशन में 0.1 से कम है तो नॉर्मल, अगर इससे ज़्यादा है तो ऐसा होता है कि आप खाना नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे, वो वॉमिटिंग होती रहती है। और कहीं अगर 8 से 10% हो गया बिलिरुबिन की मात्रा तो आप पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, वो वॉमिटिंग होती रहती है। ये होता है पीलिया रोग में। तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये हो गया पित्तरस के स्राव, जो कि यकृत का एक कार्य है। एक पॉइंट और लिख लीजिए जॉन्डिस यानी पीलिया रोग के बारे में। पीलिया रोग में होता क्या है? होता क्या है, रुधिर में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन है उनका अपघटन होता रहता है, और उनके अपघटन से ही यकृत में ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार बना के कि रुधिर की हीमोग्लोबिन, रुधिर की हीमोग्लोबिन के अपघटन से पित्त वर्णक बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन बनता है। ठीक, आइए दूसरा कार्य देखते हैं यकृत का, वो है ग्लूकोज का संचय। जब हम आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा ले लेते हैं तो उसका संचय हमारी यकृत में हो जाता है। ठीक है, ये भी एक कार्य है यकृत का कि ग्लूकोज का संचय यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूकोज का हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में। कब होता है? जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तब ग्लूकोज कौन से हार्मोन के प्रेजेंस में? इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में, इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में जमा हो जाती है। तो ठीक है, आपने देखा कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है किस हार्मोन की उपस्थिति में? इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में। मैंने आपको आगे बताऊंगा, अभी शायद नहीं बताया है। अभी यकृत के बाद अग्न्याशय ही आएंगे, ये पैनक्रियाज अग्न्याशय। अग्न्याशय में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अभी याद कर लीजिए तुरंत। अग्न्याशय में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, बीटा कोशिका और अल्फा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। देखिए 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं अग्न्याशय में, एक बीटा कोशिका जिनसे किस हार्मोन का स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। दूसरा अल्फा कोशिका जिनसे ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन भोजन में आए हुए आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और इस प्रकार से ये ग्लाइकोजन हमारे यकृत में जमा हो जाता है।
उसी तरीके से जैसे हमारे पास बहुत पैसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा रखने में दिक्कत होगी तो उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सोने में, कम हो जाएगा। तो सोने को हम कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर फिर हम उस गोल्ड को सेल करेंगे और वापस हमें उतना पैसा मिल जाएगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर होता है। हमारे रक्त में अधिक ग्लूकोज है तो इंसुलिन उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती है। जब आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की, तब यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, ग्लूकागॉन। ध्यान से समझिएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। लेकिन ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन। याद रखेंगे, ग्लूकागॉन। देखिए इस प्रक्रिया को कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अभी आपने देखा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है किसकी उपस्थिति में, इंसुलिन। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। आपने सुना होगा एक रोग मधुमेह यानी डायबिटीज़, शुगर, क्या होता है, शुगर, डायबिटीज़, मधुमेह, इस रोग में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है, जिसकी वजह से रक्त में आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है उसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं हो पाता। रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है। इसी को हम कहते हैं डायबिटीज़। बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ग्लूकोज की अधिक मात्रा की वजह से। तो रक्त में अधिक मात्रा में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, इसीलिए भगवान ने इंसुलिन बना के रखा है कि जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका एज बढ़ जाने पर और उनका डाइट सही ना होने पर, ये भी हम कहेंगे कि डाइट सही ना होने पर, रेगुलर एक्सरसाइज ना होने पर उनमें यह रोग होता है, क्योंकि उस समय इंसुलिन स्राव नहीं होता अग्न्याशय से। इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को शुगर कहते हैं, क्योंकि ये शर्करा है ग्लूकोज। हम लोग सोचते थे जब छोटे छोटे थे, जब ये सब नहीं पढ़े थे तो सोचते थे कि शुगर हो गया मतलब कि चीनी की मात्रा बढ़ गई है रक्त में। तो चीनी की मात्रा नहीं बढ़ती, चीनी खाया हो तो वो हमारे शुगर में नहीं जाके घुलता है, चीनी की मात्रा नहीं बढ़ती। शुगर क्या है, ग्लूकोज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त शर्करा किसे कहते हैं, ब्लड शुगर किसे कहते हैं, तो ब्लड शुगर ग्लूकोज को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर किसे कहते हैं, ग्लूकोज को। इसी की मात्रा बढ़ जाती है तो हम कहते हैं शुगर हो गया है, मतलब शुगर बढ़ गया है। कौन शुगर, ग्लूकोज शुगर बढ़ गया है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है इंसुलिन की तो हमें बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है। तो ये कैसे बनता है इंसुलिन, हम लोग बनाते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आपको बताया जाएगा, चैप्टर नंबर 12 में ही बताया जाएगा, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 में। अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इंसुलिन कैसे बनाया जाता है वो आपको अगले साल बताया जाएगा जब आप क्लास 12 में पहुंच जाएंगे। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के बनने की प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। उल्टा जब होता है, जब हमें आवश्यकता होती है ग्लूकोज की, तब ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अब आप इतना पॉइंट लिखेंगे। यकृत के कार्य में ग्लूकोज का संचय दूसरा कार्य है, लिखेंगे ग्लूकोज का संचय यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया को, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन की क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। बस अब ये नहीं लिखेंगे, ये अगला कार्य है। अगला हेडिंग आप डाल के लिखेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। चलिए तीसरा हेडिंग है आपका यकृत के कार्य में।
ग्लाइकोजिनोलाइसिस। आपको इसकी प्रक्रिया पता चल गई है कि क्या होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, इसी को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाने पर, ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाने पर यकृत में संचित ग्लाइकोजन का परिवर्तन किसकी उपस्थिति में? ग्लूकेगॉन हार्मोन की उपस्थिति में। ग्लूकेगॉन हार्मोन की उपस्थिति में, पूरा लिख लीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्लूकेगॉन हार्मोन की उपस्थिति में तो जो यकृत में संचित ग्लाइकोजन है उसका परिवर्तन किस में हो जाता है? ग्लूकोज में होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, बस ये था आपका तीसरा कार्य यकृत का, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन। चौथा कार्य देखते हैं, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ये क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखिए इन सब में अंतर है। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? यकृत में जब अमीनो अम्लों, वसा अम्लों व ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का निर्माण होने लगे, तो इससे क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, याद कर डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि घुमा फिरा के नीट में जो पूछे जाता है वो ऐसे, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन की क्रिया किसे कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तीसरा इस तरह से अमीनो अम्ल, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल से ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये था आपका यकृत का चौथा कार्य। आइए अगला कार्य देखते हैं, यकृत का पांचवा कार्य, तो वो है प्रोटीन का विअमोनीकरण। जब प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता से जो अधिक अमीनो अम्ल होता है वो यकृत कन्वर्ट कर देता है उसे पायरुविक अम्ल में। पांचवा कार्य है प्रोटीन का विअमोनीकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन। तो हमने बताया आपको कि प्रोटीन की आवश्यकता भी नहीं है, प्रोटीन का बनना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमने भोजन में अमीनो अम्ल ले लिया है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से ही होता है। तो प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है, हमने भोजन में अमीनो अम्ल ले रखा है, जबकि हमारे शरीर में अभी प्रोटीन बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो आवश्यकता से अधिक जो अमीनो अम्ल होता है यकृत उसको क्या करता है? पायरुविक अम्ल और अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। अब ये जो पायरुविक अम्ल है
वो या तो क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा और वहाँ पर हमें ऊर्जा प्रदान कर देगा, और नहीं तो यही पायरुविक अम्ल यहीं यकृत में ही ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर संचय हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे यकृत प्रोटीन का संचय रोककर, प्रोटीन का संचय रोककर आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को किस में परिवर्तित कर देता है? अमीनो अम्ल को पायरुविक अम्ल व अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है विअमोनीकरण। ठीक है, प्रोटीन का विअमोनीकरण कर देता है। इस प्रक्रिया को विअमोनीकरण कहते हैं, विअमोनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पायरुविक अम्ल बना है वो या तो क्रेब्स चक्र में चला जाएगा, पायरुविक अम्ल या तो क्रेब्स चक्र में जाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, अथवा इसका परिवर्तन ग्लाइकोजन में हो जाता है, जो यकृत में संचित हो जाता है, ये था आपका पांचवा कार्य यकृत का, प्रोटीन का विअमोनीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आवश्यकता नहीं है प्रोटीन बनने का तो उसके संचय रोक कर क्या करेगा, आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल जो हमने भोजन में ले रखा है उसको पायरुविक अम्ल और अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। अब ये पायरुविक अम्ल या तो क्रेब्स चक्र में चला जाएगा जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, और या फिर उसी का परिवर्तन हो जाता है ग्लाइकोजन में, वो ऊर्जा के रूप में हमारे यकृत में संचित हो जाती है। तो ये था आपका पांचवा यकृत का कार्य, प्रोटीन का विअमोनीकरण। अब हम देखते हैं छठवां कार्य प्रोटीन का। तो छठवां प्रोटीन यकृत का कार्य है विटामिन का संचय और संश्लेषण, दोनों करता है, संश्लेषण भी करता है और संचय भी करता है। तो छठवां कार्य है विटामिन का संश्लेषण एवं संचय। ठीक है, तो यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन से होता है। मैंने आपको बताया था कैरोटीन से ही विटामिन ए का संश्लेषण होता है, तथा विटामिन ए व विटामिन डी का संचय विटामिन डी का संचय भी यकृत में होता है। ठीक, ये हो गया आपका छठवां कार्य यकृत का। अगला कार्य देखते हैं सातवां, यूरिया का संश्लेषण। अभी आपने देखा ना कि जब आवश्यकता नहीं है प्रोटीन बनने का तो जो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल इसका कन्वर्जन हो जाता है, अमीनो अम्ल का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, एक तो पायरुविक अम्ल में और दूसरा अमोनिया में, पायरुविक अम्ल और अमोनिया में। ठीक है, तो ये भी कार्य कहाँ हो रहा है, यकृत में। यकृत में क्या हो रहा है, अमीनो अम्ल का कन्वर्जन होता है पायरुविक अम्ल और अमोनिया में। ठीक, तो अब साथ ही साथ एक ये प्रक्रिया है जिससे अमोनिया यकृत में बन रहा है, दूसरा प्रोटीन का उपापचय जब होता है तब भी अमोनिया बनता है यकृत में। तो ये जो अमोनिया होता है वो CO2 के साथ मिलकर यूरिया बना लेता है,
CO2 के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करता है, जो मूत्र के निष्कासन के साथ निकलता रहता है, ठीक है, जिसका निष्कासन मूत्र के रूप में वृक्क द्वारा होता रहता है, किडनी द्वारा होता रहता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूरिया का संश्लेषण में विअमोनीकरण, जो अभी इससे पहले आपने पढ़ा, विअमोनीकरण तथा प्रोटीन के उपापचय में बने अमोनिया, बना लिखेंगे, उपापचय में बना अमोनिया CO2 से मिलकर यूरिया का निर्माण करता है, CO2 से मिलकर यूरिया का निर्माण करता है, ठीक है, जिसका निष्कासन मूत्र के रूप में वृक्क यानी किडनी द्वारा होता रहता है, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद कर डालिए। पूछे तो सभी कार्य जाते हैं भैया, यकृत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी कार्य नहीं छोड़ना है, सब एकदम जुबान पर रटे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछे गए हैं, पूछे गए हैं। विटामिन और ए और डी का संश्लेषण कहाँ पर होता है, या संचय कहाँ पर होता है, यकृत में, ठीक है, सब पूछे जाते हैं। यकृत में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब एक याद करेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं अब इसका अगला कार्य, जो कि है हेपैरिन का निर्माण। हेपैरिन के निर्माण में 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे, अभी बताते हैं हम। 8वां शायद है हेपैरिन का निर्माण। तो हेपैरिन होता क्या है, आपने देखा होगा जब हमारे शरीर में कहीं पर भी कट लग जाता है तो जो ब्लड निकलती है थोड़ी देर बाद जम जाती है ना। तो ये क्वेश्चन मन में नहीं आता कि हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त क्यों नहीं जमता है, क्यों एकदम तरल के रूप में बराबर सालों साल चलता रहता है, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक वो तरल के रूप में चलता रहता है, क्यों जमता क्यों नहीं है अंदर। तो आज जमता क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे रक्त में हेपैरिन पाया जाता है। ये जो हेपैरिन होता है इसे हम एंटी कोआगुलेंट एजेंट कहते हैं, जो रक्त वाहिनियों में रक्त के जमने को रोकता है। इसका निर्माण यकृत में होता है। लिखेंगे कि हेपैरिन, लिखेंगे हेपैरिन रक्त वाहिनियों में रक्त के जमने को रोकता है, इसे एंटी कोआगुलेंट एजेंट भी कहते हैं, जिसका निर्माण यकृत में होता है। ये हो गया अगला कार्य आपका। 8वां कार्य यकृत का हेपैरिन का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे गए हैं। चलिए अब अगला कार्य देखते हैं यकृत का। वो है मृत आरबीसी का विघटन, मृत आरबीसीज का विघटन तथा रक्त प्रोटीन का निर्माण। तो मृत आरबीसी का जो विघटन होता है वो यकृत की कोशिकाएं करती हैं। उनके हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से यकृत में ही किसका निर्माण होता है, बिलिरुबिन का। मैंने अभी बताया था पित्तवर्णक का निर्माण होता है, पित्तवर्णक का निर्माण होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि मृत आरबीसीज का विघटन यकृत कोशिकाएं
करती हैं तथा इनके मृत आरबीसी के उनके हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से किसका निर्माण होता है? पित्तवर्णक यानी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, पित्तवर्णक का निर्माण होता है। साथ ही साथ यकृत में रक्त प्रोटीन का भी निर्माण होता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन आदि जो यकृत में रुधिर के जमने को रोकती हैं, का निर्माण यकृत में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण यकृत में होता है। आपको आगे बताया जाएगा प्रोथ्रोम्बिन का कार्य क्या होता है। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए विटामिन के बहुत आवश्यक होता है। ये भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो रक्त शरीर के बाहर नहीं जमेगा। अंदर तो जमने से रोकता है लेकिन बाहर जमने में सहायता करता है। हवा के संपर्क में आते ही ब्लड जम जाता है तो उसमें ये प्रोथ्रोम्बिन सहायता करता है, वो आगे आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है यकृत का कि मृत आरबीसी का विघटन करता है और मृत आरबीसी के विघटन से जो हीमोग्लोबिन निकलती है उसके नष्ट होने से पित्तवर्णक, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ रक्त में जो प्रोटीन पाई जाती हैं जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, इन सभी का निर्माण भी यकृत में होता है जो यकृत में रुधिर को जमने से रोकता है। आइए अब आप 10वां कार्य देखते हैं यकृत का। उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन। उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन, कौन कौन से पदार्थ हैं जो उत्सर्जी हैं उनको निष्कासित भी करता है यकृत। तो आपने ये जाना यूरिया का तो निष्कासन होता ही है मूत्र के द्वारा। उसके अतिरिक्त भी कुछ हैं ऐसे जिनका निष्कासन यकृत द्वारा होता है। तो यूरिया के अतिरिक्त ऐसे लिखेंगे, यूरिया के अतिरिक्त कैल्शियम फास्फेट और बिलीरुबिन जो कि पित्त वर्णक हैं, बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन या व बिलीवर्डिन पित्त रस के साथ आहार नाल में पहुँचते हैं जो अपचित भोजन के साथ बाहर त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, तो किसका निष्कासन करता है यकृत? यूरिया का निष्कासन करता है, कैल्शियम फास्फेट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निष्कासन भी करता है। आइए अब आखिरी कार्य देखते हैं 11वां, वो है यकृत की कुफर कोशिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं कुफर सेल्स, कुफर कोशिकाएं। इनका इंपॉर्टेंस आपको क्लास 12th में भी मिलेगा। मलेरिया रोग में पूछा जाता है, मलेरिया रोग में जो पैरासाइट आता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है? तो मलेरिया पैरासाइट रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और रुधिर के माध्यम से ही कहाँ जाता है? हमारी यकृत में पहुँचता है। और यकृत में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम कफर सेल्स भी कहते हैं या कुफर कोशिका कहते हैं, उन्हीं को संक्रमित करती है। बहुत पावरफुल होती है ना वो जो पैरासाइट होती है मलेरिया की, वो इनको नष्ट कर देती हैं। ये पता है, ये एक सेना के रूप में हमारे शरीर में कार्य करते हैं। इनका कार्य ही होता है जो भोजन के साथ या रुधिर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। लेकिन मलेरिया पैरासाइट से ये हार जाती हैं, खुद संक्रमित हो जाती हैं। इनका कार्य क्या है कि रक्त में आए हानिकारक
हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फैगोसाइटोसिस पूछा जाता है बार बार, फैगोसाइटोसिस क्या है? तो जब किसी ठोस पदार्थों का भक्षण करता है कोई कोशिका, तब उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जब तरल पदार्थों का भक्षण जब कोई कोशिका करता है, तब उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यकृत में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम कुफर कोशिका कहते हैं। कुफर कोशिका का कार्य क्या होता है? तो ये रुधिर में आए, रुधिर में, रक्त में आए बैक्टीरिया या किसी भी ऐसे पैथोजन जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है, उनको नष्ट करती हैं। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन जब मलेरिया रोग का पैथोजन आता है, जो कि है प्लाज्मोडियम, जब प्लाज्मोडियम आता है तो जानता है कि कुफर कोशिका उसे मार देगी, इसलिए वो पूरा इनसे भी हैवी वेपन्स लेके आती हैं और इनको मार देती हैं, इनको संक्रमित करती हैं और इन्हीं में अपनी संख्या खूब बढ़ाती हैं। कुफर कोशिका फटती हैं, फटने के बाद जितने भी पैथोजन 1000-2000 बने हैं वो फिर रक्त में आकर नुकसान पहुंचाते हैं। बस ये था आपका यकृत की संरचना, यकृत के कार्य। खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये फिजियोलॉजी है, क्योंकि आपको अगर आगे नीट की प्रिपरेशन करनी है तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। एकदम अच्छे से सारे क्लियर्स को, सारे जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हुए याद करिए। कुछ क्वेश्चन सही टॉपिक से उसके आंसर्स आप दे दीजिए। पहला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरा, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तीसरा क्वेश्चन, यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत से किस रस का स्राव होता है? अगला क्वेश्चन, पित्तरस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? बस इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। इतने क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और जितने भी बताए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बना के जरूर लिखिएगा। हर साल हर जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे, तो एकदम सारी चीज़ें याद करिएगा। बस आज के टॉपिक इतना ही। अगले टॉपिक में मैं इसके आगे के भाग के बारे में बताऊँगा, जो कि होगा अग्न्याशय। ये वाले जो ग्रंथि हैं इनके बारे में बताऊँगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।